Welcome class first year to your next lecture of physics or class from the school physics. We all know that uh, the importance of using कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस. आप लोगों ने यहाँ पर तो क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया, सिंपली हम उसको अब यूज़ करेंगे कि किस तरह से हम उसको चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर और डिस्टिंक्टली देखने के लिए कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस को इस्तेमाल करते हैं. कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस का लफ्ज़ आप लोगों के लिए नया नहीं है. स्कूल फिज़िक्स में आपने इस हद तक पढ़ा हुआ है कि हम जब भी किसी चीज़ को वाज़े तौर पे डिस्टिंक्टली देखना चाहते हैं, जो हमें अनएडिड आई से या नेकेड आई से या सादा आंख से कोई चीज़ हमें क्लियर नज़र नहीं आती, हम उसको क्लियर देखना चाहते हैं तो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है कि ये चीज़ों को बहुत बड़ा बना के मैग्नीफाई करके हमारे सामने लेकर आता है और चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी करने और ऑब्ज़र्व करने का मौका देता है. तो क्लास अक्सर हमें आप लोगों ने अपनी डेली रूटीन लाइफ में ऑब्ज़र्व किया होगा, हम घड़ी सही करवाने जाते हैं तो वहाँ पर एक गोल सा मिरर होता है जिसके थ्रू देखा जा रहा होता है घड़ी की डिटेल्स को चेक करके, ताकि क्योंकि घड़ी के अंदर होता है कि बहुत माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें सादा आंख से क्लियर नज़र नहीं आती, तो उनको बड़ा करके देखने के लिए, मैग्नीफाइड देखने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से अक्सर हमने घर में देखा होगा कि बुज़ुर्ग कॉन्वेक्स लेंस की मदद से अखबार पढ़ रहे होते हैं, न्यूज़पेपर या कोई ऐसी बुक जिसमें बहुत छोटा लिखा हुआ हो. तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है कि उस बुक को बहुत कि लिखाई को, राइटिंग को बड़ा करके और क्लियर करके दिखाने में हमारी हेल्प करता है. तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थी कि कहाँ पर हम किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. तो अब देखते हैं कि क्या हम किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास या कॉन्वेक्स लेंस की मैग्नीफाइंग पावर किस तरह से मालूम कर सकते हैं और हमें कैसे पता चल सकता है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई कर सकता है. इन चीज़ों को या इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा और सबसे पहले इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ फिगर बनाई हुई है, इसमें देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ओ. कल भी हमने स्टडी किया था कि अगर हम अपनी आँख से कितने फासले पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना क्लियरली देख सकते हैं, ये उस एंगल पे डिपेंड करता है जिस एंगल पे ये ऑब्जेक्ट आँख के सामने मौजूद होता है. जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ओ है और ये किसी एंगल अल्फ़ा पे और मौजूद है आँख के सामने, और कितने डिस्टेंस पे है जहाँ तक ये हमें मतलब क्लियर नज़र आ जाए, दैट इज़ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और डीबी कहलाता है. ओके क्लास, ये वो वाला एंगल है जहाँ पे कोई मिरर या कोई कॉन्वेक्स लेंस या कोई भी इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है. सेकंड ऑप्शन पे देखें, हमने अगर ये ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र नहीं आ सका डी के ऊपर, तो इसका मतलब है अब डी से कम या ज़्यादा करने पे तो ये और ब्लर हो जाएगा, तो हमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा टू इन्हांस दी मैग्नीफिकेशन, ताकि हम चीज़ों को बड़ा करके और क्लियर देख सकें. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, यही वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये हम देखें यहाँ पे आइज़ के सामने प्लेस है ऑब्जेक्ट किसी भी एंगल बीटा पे, बट अब ये फ़र्क है कि इस ऑब्जेक्ट और आई के दरमियान एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस भी मौजूद है. और अब आप देखिए कि इस कॉन्वेक्स लेंस की इस तरह से मौजूद है कि इसके सामने ऑब्जेक्ट इस तरह से मौजूद है कि आपको कुछ डिस्टेंस क्यू, जिसे हम क्यू का नाम देते हैं, किसी डिस्टेंस क्यू के ऊपर एक मैग्नीफाइड वर्चुअल और लार्ज इमेज नज़र आती है जिसको आई से डिनोट किया गया. और आप देखते हैं कि ये इमेज बहुत क्लियर और बड़ी है, तो हमें इसका एक फ़ायदा हो गया कि कन्वेक्स लेंस की मदद से हमने उसी ऑब्जेक्ट के इमेज को और ज़्यादा इन्हांस कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया और क्लियर कर लिया. तो अब हम देखते हैं कि हम इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लास हमने कल ही एंगुलर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, जिसके मुताबिक एंगुलर मैग्नीफिकेशन m इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, it is a ratio of the angle
दो एंगल्स की रेशो होती है, इनमें से एक एंगल कौन सा होता है? द एंगल दैट द इमेज फॉर्म एंड द एंगल ये एंगल बीटा होगा जो कि इमेज बनाएगी आंख के साथ। और दूसरा एंगल कौन सा? दैट द एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट विद द अनएडेड आइज। तो इसका मतलब है कि m जो है ये बीटा ओवर अल्फ़ा के बराबर है, क्योंकि ये रेशो है इन दोनों ही एंगल्स की, जिसमें अगर अब बहुत स्मॉल एंगल्स के लिए हमें मालूम है कि अल्फ़ा इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, और टेंजेंट अल्फ़ा के बराबर होगा, और बीटा जो है ये टेंजेंट बीटा के बराबर होगा। और अगर फ्रॉम दीज फिगर्स, फिगर ए और बी का नाम देखते हैं, और बाय यूजिंग फिगर ए टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखें टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर होगा? ओ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डी, एंड बीटा किसके बराबर होगा? आई डिवाइडेड बाय क्यू। यहाँ से मैंने फिगर से दोनों की वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमें पता है कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या डी पे। तो हम वी कैन राइट क्यू इज इक्वल टू डी, या हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं आई ओवर डी। सो अब इसको अगर मैं इक्वेशन 1 कह देती हूँ, अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, एम में पुट करिए। एम किसके बराबर होगा? आई ओवर डी divided by over d, and this will be equal to I over a, or it can be said that magnification will be proportional to the ratio of size of the image to the size of the object। तो अब अगर एंगल नहीं लेना चाह रहे हम, लीनियर मैग्निफिकेशन की टर्म में बात करें, तो ये सिंपली साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। ओके क्लास, अब वी ऑलरेडी नो दैट कि साइज़ ऑफ द इमेज और साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट की रेशो को हम इनके डिस्टेंसेस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब कि आई इमेज का जो डिस्टेंस था आंख से वो कितना था? क्यू, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस था आई से उसको हमने रिप्रेजेंट किया था पी से। ठीक है, ये वाला टोटल डिस्टेंस जो होता है, पी इज़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई एंड क्यू इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द आई। तो ये रेशोज़ आपस में तकरीबन बराबर होती हैं, और हम इनको एक दूसरे के बराबर लिख सकते हैं या एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन इन दोनों के ही प्रोपोर्शनल होती है। सो वी कैन राइट m इज़ इक्वल टू क्यू ओवर पी इक्वल्स टू, अब q हमें पता है d के बराबर है, p को हम एज इट इज़ ही लिख देते हैं, और इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको 1 ओवर f इक्वल्स टू 1 ओवर p माइनस 1 ओवर q, लेंथ फार्मूला भी कहते हैं, और स्कूल फिज़िक्स में यू वर वेरी फैमिलियर टू दैट। तो अब अगर हम इसको इस्तेमाल करते हुए, लेंथ फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए मैग्नीफिकेशन निकालने की कोशिश करें, और सबसे पहले इसमें ये पुट करते हैं, वी नो दैट q इज़ इक्वल टू डी, इसी फार्मूला में पुट करिए 1 ओवर f इज़ इक्वल टू 1 ओवर p माइनस 1 ओवर d, और इसके बाद आपने 1 ओवर d को इस तरफ से कॉमन ले लेना है, तो ये आ जाएगा d ओवर p माइनस, ये तो कॉमन आ गया 1, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी d ओवर f आ जाएगा। तो उसके बाद अब हम इसको अरेंज कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ d ओवर p इज़ इक्वल टू 1 प्लस d ओवर f। ओके, अब बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 2 and 3 we can write m is equal to 1 plus d over f. That means magnification of the convex lens is equal to 1 plus d over f are proportional to the reciprocal of the फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम चाहते हैं कि मैग्नीफिकेशन हमारे ऑब्जेक्ट की ज़्यादा हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी कर सकें, तो हमें एक ऐसा लेंस इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी फोकल लेंथ कम हो, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया है कि मैग्नीफिकेशन और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी देखिए, आप कोई लेंस ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसकी फोकल लेंथ इतनी है। तो आप कोई लेंस ख़रीदते हैं, उसकी फोकल लेंथ फॉर एग्जांपल
5 सेंटीमीटर होती है एग्जाम्पल। तो और इमेज जो बन रहा है वो बन रहा है, हमें पता है कि 25 सेंटीमीटर या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर ही बन रहा है। अब अगर इन ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप यहाँ पुट करेंगे तो m की वैल्यू मैग्नीफिकेशन आपके पास 6 आएगी। और ये बात याद रखिएगा कि मैग्नीफिकेशन क्योंकि रेशो है दो एक जैसी क्वांटिटीज़ की, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। तो ये m = 6 या 6 के बराबर होगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट आप इस लेंस के थ्रू देखेंगे वो 6 टाइम लार्जर होगा। तो क्लास आज का हमारा लेक्चर इतना ही।